हेलो दोस्तों, मैं जयपाल कुमार सिंह प्रगति आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बिहार बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के तहत यह सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं। पिछले लेक्चर्स में हमने प्रकाश और प्रकाश का एक गुण जो कि परावर्तन है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज के लेक्चर में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का एक और गुण है जो अपवर्तन के थ्रू हम पढ़ेंगे। तो प्रकाश, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन इसके अलावा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग की एक खास बात होती है कि इसे गति करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम नहीं है। माध्यम का मतलब ठोस, द्रव, गैस से है, जो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, निर्वात है, तो उसे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यह प्रॉपर्टी उसी चीज पे है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है। चलिए आज देखते हैं हम लोग कि अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को अपवर्तन कहा जाता है। यानी प्रकाश जो है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में कुछ परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन को ही अपवर्तन कहा गया है। माध्यम से मतलब वही है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन प्रकाश जो है सॉलिड जैसे कांच है, गैस जैसे जल है, और गैस जैसे कि हवा है, वायु है, और जो लिक्विड है वो जल। तो यहाँ दो माध्यमों के बीच की बात होगी। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो अगर किसी एंगल पे जाती है, सीधी नहीं, सीधी 90 डिग्री पे पड़ेगी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके दिशा में। जब तिरछी जाती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है और उस परिवर्तन को हम अपवर्तन कहते हैं। माध्यम जो है दो तरह का होता है। प्रकाशीय माध्यम जो है दो तरह का होता है, एक सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो जब प्रकाश जो है, एक चीज यहीं पर नोट डाउन कर लीजिए कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये एक बाउंड्री लाइन है जो एक सघन माध्यम है यहाँ पे, और ये ऊपर विरल माध्यम, यानी कि ये मान लीजिए कि ये गैस है, और सघन माध्यम में मान लीजिए कि ये वाटर है, और ये सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में इस एंगल पे आ रही है। तो यह इसकी दिशा ये होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी दिशा ये हो गई। यहाँ पे उल्टा है, वाटर से अगर एयर में आ रही है तो इसकी दिशा ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो गया। तो ये दिशा में परिवर्तन को ही अपवर्तन कहा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि प्रकाश जो है इसका कारण यह है कि प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे प्रकाश की चाल वायु में या फिर निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। उसी तरह कांच में प्रकाश की जो चाल होती है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। हीरा है, उसमें जो है प्रकाश की चाल जो है डायमंड में 1.25 × 10⁸ मीटर होती है। तो प्रकाश की अलग अलग चाल के माध्यम वजह से जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके वेवलेंथ में परिवर्तन आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, और इसी को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। इसका उदाहरण जो है, सवाल यहीं से पूछा जाता है, परिभाषा से सवाल नहीं आता है। सवाल यहाँ से आता है कि सूर्योदय से कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है, यह प्रकाश के किस भौतिक गुण का नतीजा है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा संभव होता है। पानी में आपने देखा होगा कि पेंसिल डूबी होती है, कि कोई छड़ डूबा हुआ होता है तो वो क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ प्रतीत होता है। पानी में डूबे हुए जो सिक्का होता है उसका जो तल है वो उठा हुआ दिखाई देता है। ये सब जो कारण है ये अपवर्तन के कारण ही होते हैं। रात में जो तारों का टिमटिमाना है, तारे तो स्थिर ही होते हैं एक जगह, लेकिन वो टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं, इसका कारण भी अपवर्तन ही होता है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, यहीं से सवाल एग्जामिनेशन हॉल में बनता है। अब हम दूसरा जो है चीज पढ़ेंगे इसमें, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो अपवर्तनांक कुछ नहीं है, एक रेशियो है। किसका रेशियो है? किसी भी माध्यम का, अगर हमें हवा का अपवर्तनांक निकालना है, पानी का अपवर्तनांक निकालना है, कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? उस वायु में जो है प्रकाश की गति जो होती है और उस माध्यम में जो प्रकाश की गति होती है उसका जो अनुपात होता है वही होता है अपवर्तनांक कहलाता है। और यह अपवर्तनांक भी दो तरह के होते हैं, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, और यहाँ पे जो बात की जा रही है
वो निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात की जा रही है। एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, तो सापेक्ष की बात नहीं करेंगे, निरपेक्ष की बात करेंगे। निरपेक्ष मतलब वायु में या निर्यात में प्रकाश की गति और उस माध्यम में प्रकाश की गति का जो अनुपात होता है उसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। और यहीं से सवाल सबसे ज्यादा इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, मल्टीपल टाइम पूछे जा चुके हैं कि वायु का अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक अगर वायु का निकालना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना होगा आपको। वायु का निकालना है तो वायु का ऊपर क्या होगा, माध्यम निर्वात में प्रकाश की चाल, ये भी लगभग 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और वायु में जो चाल होता है वो नीचे लिखेंगे, वो भी लगभग उतना ही होता है, थोड़ा कम होता है। तो इसको कटाएंगे तो 1.003 यानी लगभग 1, और ये मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाता है, यानी कि अपवर्तनांक का कोई यूनिट नहीं होता है। ये यूनिट लेस है, एक भौतिक क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि क्या है, रेशियो है किसमें, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये अपवर्तनांक जो है एक रेशियो है। तो यहां से सवाल पूछा जाता है, इसको एकदम अच्छे से नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए। वायु में जो है अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक का मान 1.003 होता है, जल में जो है ये 1.33 होता है, केरोसिन में 1.44 होता है, और ये पूछा जा चुका है एनटीपीसी के एग्जाम्स में। हीरा का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हीरा का जो होता है 2.42 होता है, बेंजीन का जो है 1.50, अल्कोहल का 1.36, बर्फ का 1.31। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखा है, वैसे बहुत सारे अपवर्तनांक होते हैं जो एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको यहाँ पे मैंने लिखा है। क्राउन कांच, कांच भी कई तरह के होते हैं, उसमें से क्राउन कांच होता है जिसका अपवर्तनांक 1.52 होता है। इसको दूसरे वे में समझिए कि अगर ऐसे 10th के एग्जाम में तो ऐसे सवाल पूछता है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इससे आप क्या समझते हैं? तो इससे हम यही समझते हैं कि हीरा में जो प्रकाश की जो चाल वायु में है और प्रकाश की चाल जो है हीरा में है वो उसकी 2.42 टाइम्स है। ठीक है, यही इसका मतलब हुआ। तो अगर अपवर्तनांक होता है तो उसका कुछ नियम भी होगा, जैसे हमने परावर्तन के संदर्भ में नियम पढ़े थे, उसी तरह अपवर्तन के संबंध में भी नियम है। क्या नियम है? यही कि जब आपतित किरण है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अविलंब जो है तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये कहाँ फेनोमेना होते हैं? ये किसी मीडियम के, ये किसी माध्यम के सरफेस पे ये फेनोमेना होती है। ये जो फेनोमेना है, ये जो अपवर्तन है, ये जो रिफ्रैक्शन है, ये किसी भी माध्यम, दो माध्यमों के सरफेस पे होती है, बाउंड्री पे होती है। तो यहां मान लीजिए कि वाटर है, ऊपर जो है गैस है, और ये इसका पानी का वो ऊपर वाला सरफेस है। तो इस एंगल पे जो है ये प्रकाश की किरण आई, तो इसे हम बोलेंगे आपतित किरण, इसे हम बोलेंगे आपतित किरण। और ये जो अंदर गई यानी कि अपवर्तन, यानी कि मीडियम में जब चली गई, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसमें जाएगी, तो जब यहां आई तो ये क्या लाएगी? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और आपतन बिंदु, आपतन जो बिंदु है, इस पर जो अविलंब एक 90 डिग्री का एक लाइन खींचा जाता है, इमेजिनरी लाइन, इसको हम बोलते हैं अविलंब, अविलंब। ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं, यही है इसका पहला नियम। अगर एक तल में नहीं है तो वो अपवर्तन के नियम के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा नियम है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये नियम जो है स्नेल्स लॉ ने दिया था। इसके बारे में आपको केवल इतना ही जानकारी रखना है कि स्नेल्स लॉ एग्जाम में पूछा जाता है कि स्नेल्स लॉ किससे संबंधित है। तो स्नेल्स लॉ जो है अपवर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। इन्होंने कहा था साइन ऑफ एंगल आई, द रेशियो टू द साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है कि ये जो है अविलंब और आपतित किरण के बीच का जो एंगल है, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, और जो अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो एंगल है, इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और ये जो है साइन, ये साइन जो है ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहलाता है, जो कि मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, साइन कॉस टैन, वही साइन जो है यहाँ पे। तो साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी किसी एक दो पर्टिकुलर मीडियम के लिए, अगर गैस है और वाटर है, इनके बीच में अपवर्तन हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए इन दोनों का मान यहाँ रखने पर जो वैल्यू आती है वो कांस्टेंट आती है, कांस्टेंट टर्म आता है। इसीलिए इसे जो है ये स्नेल्स लॉ के द्वारा ये नियम दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो तथ्य है, यहाँ पे एक और चीज याद रखिए इसमें, कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। वो क्या होती है? एक तथ्य है ये, अविलंब की तरफ झुक जाती है। यानी कि जब सघन माध्यम, जब विरल माध्यम से, यानी कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है प्रकाश की
प्रकाश, तो वो क्या होती है, अविलंब की तरफ मुड़ जाती है। और अगर यदि वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। ये 2 पॉइंट है और इस पे सवाल बन चुका है, आगे भी फ्यूचर में भी बनेगा ही, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पे कि विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रकाश जा रही है तो वो अविलंब की तरफ मुड़ जाएगी, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वो अविलंब से दूर भागेगी। सघन और विरल माध्यम का मतलब यह है कि जिसमें प्रकाश जो है आसानी से गति कर सके वो विरल माध्यम कहलाता है, और जिसमें प्रकाश को चलने में थोड़ी दिक्कत हो, यानी उसमें वो मीडियम जिसमें कि प्रकाश की गति थोड़ी कम होती है, वो कहलाता है सघन माध्यम। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हमको एक पॉइंट यहाँ सीखना होगा जिसको बोलते हैं क्रांतिक कोण, यानी कि क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है? तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करता है तब वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है उसे क्रांतिक कोण कहा जाता है। इसे मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की और बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि ये देखिए, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, एक एंगल पे जो है एक प्रकाश की रे हमने डाला है और ये अविलंब से दूर जा रहा है, क्योंकि वो नियम हमने पढ़ा कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। यहां से दूर गया, लेकिन अगर यही जो एंगल है, ये आई का मान सघन माध्यम से हमेशा याद रखिए, क्रांतिक कोण जो होगा वो हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाएगी तब होगा। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जा रही है और उस एंगल पे जाए, क्योंकि ये दूर भाग रही है, तो मान लीजिए कि यहां जाए, ऐसे गई तो थोड़ा और दूर भागेगी, ऐसे गई इस एंगल पे गई तो थोड़ा और दूर भागेगी। तो वह एंगल, वह कोण जिसपे जो है प्रकाश जो है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अविलंब से जब कोण मापे तो एकदम इस जो सतह है, जो 2 माध्यमों के बीच का जो सतह है, सरफेस है, उसके एकदम पैरेलल हो जाए, उसके एकदम समानांतर हो जाए, तो वह एंगल जो है, वह एंगल क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल कहलाता है। और यदि इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पे अगर हम प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश को हम भेजते हैं तो वो प्रकाश जो है इसी माध्यम में पुनः परावर्तित होके आ जाती है। एक बार फिर सुन लीजिए, जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश को भेजते हैं क्रिटिकल एंगल से भी कम पे, तो क्या होता है कि ये 90 डिग्री पे तो पहले ही सरफेस के पैरेलल हो चुकी है। अब क्या होगा कि उससे भी कम पे हम भेजेंगे क्रिटिकल एंगल से भी, तो उसी माध्यम में परावर्तित होकर पुनः वापस लौट जाएगी, और इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसका जो है 2 बहुत ही फेमस उदाहरण है, एक है मरीचिका और एक है हीरे का चमकना। तो हीरा जो है, हीरा कोई उसके अंदर अपनी कोई लाइट नहीं है, वो भी एक सिंपल जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो चमकता क्यों है? क्योंकि उसको डिजाइन इस तरह किया जाता है कि उसका जो क्रिटिकल एंगल है, हीरे का क्रिटिकल एंगल, एक पॉइंट नोट करिएगा, 24 डिग्री होता है। यानी हीरे में 24 डिग्री से नीचे अगर प्रकाश की रे को उसमें भेजा जाएगा, एक हल्की सी भी रे अगर उसमें गई तो वो उससे बाहर निकल ही नहीं पाएगी, उसका अपवर्तन हो ही नहीं पाएगा, वो उसी में घूमते रह जाएगी, एक सतह से दूसरे सतह पे टकराते हुए, और यही कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसी अंदर में वो घूमते रह जाएगी, जिसकी वजह से हीरा जो है चमकता हुआ, हमें बहुत ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, और सवाल यहीं से पूछा जाता है कि मरीचिका और हीरे का जो चमकना है वो किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। मरीचिका क्या होता है? ये एक फिजिकल जो है नेचुरल फेनोमेना है, यानी प्राकृतिक घटना है, जिसमें क्या होता है कि हमें बहुत, जब शुष्क मौसम होता है, बहुत गर्मी का दिन होता है, ड्राई जो होता है सीजन, उसमें हमें बहुत दूर जो है पानी दिखाई देता है, जबकि एक्चुअली में वहां पे पानी होता नहीं है, एक भ्रम होता है, और इसे ही मरीचिका कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हवा में जो है बहुत सारे डिफरेंट लेयर होते हैं, जिसमें गर्मी के दिन में जो है आपने पढ़ा होगा कि हवा जो है गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, तो इसके वजह से ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें उल्टा परछाई देखते हैं पेड़ का, और पेड़ का उल्टा परछाई कहाँ बनता है? जहां पानी होता है, इसीलिए हमें उस जगह पे पानी होने की अनुभूति प्रदान होती है, जबकि ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। तो
आज के लेक्चर में यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया। ये लगभग जो है प्रकाश का जो ये चैप्टर है वो लगभग खत्म होने के कगार पे है। इसमें एक और अगले जो लेक्चर में हम लोग आंख और आंख से संबंधित बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, उसी में हम लोग लेंस का अध्ययन कर लेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं है, यही जो है इंपॉर्टेंट तथ्य था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें से सवाल 100% बनते हैं। ये मेन जो पॉइंट है इसमें मैंने जो मार्क किए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमने जो ये प्रतिबद्धता उठाई है आपके सिलेबस पूरा करवाने का, उसे हम अच्छे तरीके से कर सकें। धन्यवाद।